मैं रविरंजन सर अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स कोचिंग सेंटर के तरफ से पहले मैट्रिक में बिहार बोर्ड में जितने भी स्टूडेंट सम्मिलित हैं परीक्षा में, सभी के उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। आप सभी एग्ज़ाम बहुत बढ़िया से दीजिए लोग, और एग्ज़ाम देते समय हमेशा ध्यान रखना है कि आसान क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन हमें पूर्ण रूप से ज्ञात है, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास बहुत है। मैथ में जैसे 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है तो हमारे पास क्वेश्चन कितना है, 100 है। उस 100 क्वेश्चन में से 50 आसान क्वेश्चन को बनाना है। वैसे ही साइंस के एग्जाम के लिए 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएंगे, जिसमें से हमको आसान आसान 40 खोज करके बनाना है। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी ऐसे ही हल करना है। तो आज मैं साइंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर के आया हूँ, जिसको यदि आप लोग ध्यान से देखते हैं लोग तो साइंस का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग पकड़ सकेंगे लोग। तो चलिए देखते हैं लोग। साइंस में देखेंगे लोग तो साइंस जो है 3 भाग में बटा होता है, एक भौतिकी, दूसरा रसायन शास्त्र, तीसरा जीव विज्ञान। तो यहाँ पर हम लोगों को भौतिकी के बारे में देखेंगे लोग। तो भौतिकी में पहला चैप्टर जो है यह है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो थोड़ा ध्यान देंगे लोग, इसमें कौन कौन सा चीज एग्जाम में पूछने योग्य है। तो प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले ध्यान देंगे लोग कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके उपस्थिति में हम अपने आंखों से किसी वस्तु को देख सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा प्रकाश डैश रेखा में गमन करता है। प्रकाश डैश रेखा में गमन करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। प्रकाश डैश रेखा में गमन करता है, तो इसके लिए हम लोग आंसर भरेंगे लोग सीधी रेखा या सरल रेखा। सीधी रेखा या सरल रेखा। हम लोग ऑप्शन में देखेंगे लोग, सीधी रेखा मिलेगा तो सीधी रेखा भरेंगे, और सरल रेखा मिलेगा तो सरल रेखा भरेंगे लोग। फिर इसका अगला क्वेश्चन आ सकता है निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है। तो निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश का चाल जो होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ये भी पूछा जा सकता है। अब देखेंगे लोग प्रकाश के, ये भी पूछा जा सकता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ये सभी आदमी को मालूम होगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो इसे दिमाग में रखना है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। तो दोनों नियम भी थोड़ा दिमाग में रखना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इससे भी एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, यदि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण का मान 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो हम लोग पढ़े कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण का मान 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा। इसके बाद इसमें हम लोग को पढ़ना है प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब का डिफिनीशन सभी आदमी को दिमाग में होगा। प्रतिबिंब का इंग्लिश होता है इमेज, और इसका डिफिनीशन सब आदमी दिमाग में रखे होंगे। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन प्रतिबिंब का डिफिनीशन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा एग्जाम में प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो सभी आदमी को दिमाग में रखना है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। अब इसमें हमें थोड़ा दिमाग में रखना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब का एक और नाम या इसको आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं। आभासी प्रतिबिंब।
थोड़ा ध्यान, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो बता सकते हैं 2 प्रकार के होते हैं। दोनों का नाम भी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का एक और नाम आता है आभासी प्रतिबिंब, इसको रियल इमेज, इसको वर्चुअल इमेज बोला जाता है। अब इसमें भी थोड़ा दिमाग में रखना है कि एग्जाम में पूछता है किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, कौन सा प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा उल्टा होता है। थोड़ा इसमें समझिए, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा कैसा होता है, उल्टा होता है। तो पूछेगा कौन सा प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, तो क्या बताएंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। और इसका उल्टा इधर देखेंगे लोग, काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है। तो कौन सा प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा सीधा होता है, तो इसके लिए आंसर करेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। उल्टा का पूछेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिए किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसमें भी दिमाग में रखेंगे लोग, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा उसमें पूछा जा सकता है कौन सा प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा उल्टा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा सीधा होता है। इस दोनों में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यदि लॉन्ग क्वेश्चन में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें, तभी भी यह बात हम लोग अंतर में भी कंप्लीट कर सकते हैं लोग। इसके बाद देखेंगे लोग दर्पण, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है। गोलीय दर्पण से भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो गोलीय दर्पण के बारे में समझेंगे लोग कि इससे क्या क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, तो थोड़ा इसमें जिसका इंग्लिश होता है स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो इससे क्या क्वेश्चन एग्जाम में, एक क्वेश्चन ये रहेगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण दूसरा उत्तल दर्पण। अब इसमें थोड़ा दिमाग में रख लेना है कि अवतल दर्पण जिसका बाहरी सतह कलय किया गया होता है, अवतल दर्पण जिसका भीतरी सतह कलय किया गया होता है, उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछेगा, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग को दिमाग में रखना। अवतल दर्पण का उपयोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ है, तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए पहला दिमाग में एग्जाम में पूछेगा दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए आंसर करेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट के रूप में किया जाता है, वाहनों के हेडलाइट में, वाहनों के हेडलाइट, ऐसे पूछा जाएगा वाहनों के हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण में। और डॉक्टर भी रोगियों के कान, नाक, गले, दांत इत्यादि जांच करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का भी उपयोग एक दिमाग में रखना है साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर। एग्जाम में पूछेगा कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो क्या बताएंगे, उत्तल दर्पण। और ऐसे दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी इस दोनों में से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक हम लोग कंसेप्ट क्लियर किए गोलीय दर्पण से। और देखिए गोलीय दर्पण में संबंधित कुछ पद होते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। अब देखेंगे लोग गोलीय दर्पण में संबंधित कुछ पद होते हैं, जैसे ध्यान देंगे लोग, जैसे ये हम लोग का क्या हो गया, तो एक अवतल दर्पण हो गया। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो ये क्या है, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु यानी दर्पण का ध्रुव है। ये क्या है, प्रधान अक्ष है, कुछ दूरी पर F होता है, और इतना ही फिक्स दूरी पर क्या होता है, C होता है। तो ध्रुव से फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी F बोलते हैं,
और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या रेडियस आर बोलते हैं। तो इसमें भी संबंध पूछा जाएगा कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो एफ बराबर क्या होता है, आर बटा 2। दिमाग में रखेंगे लोग, गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। मतलब एफ जो होगा आर का क्या होगा, आधा होगा, या आर जो होगा ये 2f होगा। यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं, एफ जो है ये क्या है, आर का क्या है, आधा है, आर जो है एफ का क्या है, दुगुना है। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ जो है वो दिया है 20 cm, तो पूछेगा इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा, आर क्या होगा। तो आर बराबर फॉर्मूला दिमाग में रखना है 2f, यानी 2 और f के जगह पर कितना रखा, 20, तो 20 दूना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इससे भी क्वेश्चन गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद, उसमें से फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछा जा सकता है। और 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध करें f बराबर r बटा 2, तो उसे भी सिद्ध करके आप लोग दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद देखेंगे लोग कि अब किसी गोलीय दर्पण में, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो मान लीजिए कि क्या है, ये अवतल दर्पण है, और अभी आप लोग को बताए थे कि दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। कुछ दूरी पर क्या होता है, एफ होता है, कुछ दूरी पर क्या होता है, सी होता है। तो इसमें दिमाग में रखना है, देखिए जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर। वास्तविक, उल्टा एवं बहुत छोटा। जब वस्तु को अनंत तथा सी के बीच रखेंगे, जब वस्तु को अनंत तथा सी के बीच रखेंगे, तो देखिए पहली बार यहाँ पर रखे थे वस्तु अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, पहली बार में एफ पर बना था, वास्तविक, उल्टा एवं बहुत छोटा। अब जैसे जैसे हम लोग वस्तु को इधर लेते जाएंगे, प्रतिबिंब हमारा वैसे ही वैसे इधर बढ़ते जाएगा। जैसे 2 नंबर में बात करेंगे, जब वस्तु को अनंत तथा सी के बीच रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब एफ तथा सी के बीच बनेगा, वास्तविक, उल्टा एवं छोटा। यहाँ दिमाग में रखेंगे, जब वस्तु को सी पर रखा जाए, सी का मतलब वो करता है केंद्र पर रखा जाए, तो अब इसका प्रतिबिंब भी इसी पर बन जाएगा, वास्तविक, उल्टा एवं बराबर बन जाता है। यही पर दिमाग में रखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर, बहुत छोटा था, वस्तु से छोटा था, बराबर हुआ, अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसके बाद जब वस्तु को सी तथा एफ के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब सी तथा अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा। और जब एफ पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो ये सब हम लोग दिमाग में रखेंगे। आज एक चीज और, जब वस्तु को F तथा P के बीच रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब इधर बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ये भी दिमाग में रखेंगे लोग। और हम लोगों से वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर भी पूछा जा सकता है, वो भी दिमाग में रखेंगे लोग। फिर देखिएगा लोग, इसके बाद अगला जो टॉपिक है इसमें दर्पण सूत्र से भी क्वेश्चन रहेगा। दर्पण सूत्र सभी आदमी को याद होगा, दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f, इससे भी क्वेश्चन रहेगा। दर्पण सूत्र जो क्या होगा, 1/v + 1/u = 1/f। तो इससे न्यूमेरिकल भी दे सकता है कि यदि किसी अवतल दर्पण के सामने 10 cm की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है और उसका फोकस दूरी 15 cm है, तो प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करें। तो इस फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछा सकता है, निम्न में कौन सा दर्पण सूत्र है, तो दिमाग में रखना है 1/v + 1/u = 1/f। यही क्या है, दर्पण सूत्र, जहां पर u क्या होता है, वस्तु दूरी, v क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी, और f क्या होता है, फोकस दूरी। फिर इसमें देखेंगे आवर्धन, इसमें होता है मैग्निफिकेशन। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। तो अब देखेंगे लोग प्रकाश के परावर्तन से जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने बताया, ये सब प्रकाश के परावर्तन से एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखेंगे लोग चैप्टर बाय चैप्टर, हम लोग धीरे धीरे सभी चैप्टर को देखेंगे लोग। अब इसके बाद मिलेगा प्रकाश का अपवर्तन, भौतिकी का दूसरा चैप्टर जो है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इससे भी क्वेश्चन रहेगा। तो ध्यान देंगे लोग प्रकाश के अपवर्तन से, कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो इसके लिए दिमाग में रखिएगा लोग, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये पानी है, ये क्या है, हवा है, ये क्या है, पानी है। तो ये माध्यम दोनों क्या है, चेंज है, एक विरल माध्यम है, एक सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से
दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम में जाते ही अपना दिशा क्या कर लेता है, चेंज कर देता है, मतलब मुड़ जाता है थोड़ा सा। इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। पूछेगा प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करते ही अपना दिशा बदल लेता है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये दिमाग में रखना है। और इसमें प्रकाश के अपवर्तन का नियम भी दिमाग में है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो वो भी 2 होते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी कितने होते हैं, 2। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 ऑब्जेक्टिव में। और उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसको मैंने बताया। अब प्रकाश के अपवर्तन का नियम भी दिमाग में रखना है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं और किसी विशेष माध्यम के लिए साइन आई एवं साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। साइन आई को आपतन कोण की जया और साइन आर को अपवर्तन कोण की जया भी कहते हैं। तो ये सब हमें दिमाग में रखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखे 2 मार्क्स के लिए, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद देखेंगे लो इसमें तो लेंस सूत्र से भी क्वेश्चन रहेगा। लेंस सूत्र सब अभी दिमाग में रखेंगे लोग, जैसे दर्पण सूत्र था वैसे ही लेंस सूत्र भी होता है। लेंस सूत्र 1/v - 1/u = 1/f। दर्पण सूत्र में क्या था, तो प्लस कर देना था, और लेंस सूत्र में क्या है, तो केवल माइनस कर देना है। 1/v - 1/u = 1/f। यही क्या है, लेंस सूत्र। जैसे एग्जाम में कोई निम्न में कौन सा लेंस सूत्र है, तो उसमें देखेंगे लोग 1/v - 1/u = 1/f। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है लेंस सूत्र से। अब देखिएगा लोग लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता से भी क्वेश्चन रहेगा। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता जिसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। तो इसके लिए P बराबर क्या होता है, 1/f, माने किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। P बराबर 1/f। और यहाँ से लेंस की क्षमता का मात्रक पूछेगा तो डाईऑप्टर, ये भी बताएंगे लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा, तो डाईऑप्टर होगा, जिसको क्या सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अब इससे भी देखिएगा लोग, इससे भी क्वेश्चन आएगा, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, एफ जो है कितना दिया है, 20 cm दिया है, तो क्षमता P निकालने के लिए बोलेगा। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जितना भी फोकस दूरी दिया रहेगा उसको 100 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जैसे 20 cm है तो 20 बचे 100 है तो इसका 5 डाईऑप्टर आ जाएगा। यदि किसी लेंस की क्षमता, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f जो है वो दे दिया है 10 cm दे दिया है, तो इसकी क्षमता क्या होगी P, तो सीधे 10 से क्या करिए, 100 में क्या करिए, भाग करिए। 10 × 100 मतलब 10 डाईऑप्टर हो जाएगा। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 50 cm है तो उसकी क्षमता क्या होगी, P क्या होगी, तो 50 × 100 मतलब 2 डाईऑप्टर। तो इससे भी क्वेश्चन लेंस की क्षमता से आ जाएगा। अब देखेंगे लोग, इसके बाद तीसरा चैप्टर के बारे में थोड़ा बात करेंगे, तो मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। उससे भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। 1, 2, 3 चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो मानव नेत्र समझिए लो, मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन, और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इससे भी काफी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सुनिएगा लोग, मानव नेत्र का एक सचित्र वर्णन दिमाग में रखेंगे लोग। मानव नेत्र का एक चित्र बना करके उसको वर्णन करने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें पूछा जाएगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो इसके लिए जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, एक बार रिवीजन करा दे रहे, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अलग अलग 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, जिसको बैजानी पिनाला, बैजानी पिनाला, मतलब जब देखिए ये प्रिज्म हो गया,
आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा 2 मार्क्स के लिए, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो अलग अलग 7 रंगों में विभक्त, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इसमें पूछ देगा स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम के बारे में अगर पूछ दिया तो जो 7 रंग की पट्टी प्राप्त हुई है इसी को क्या बोलते हैं, वर्णपट बोलते हैं या स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो दिमाग में रखेंगे, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और स्पेक्ट्रम के बारे में पूछ दिया तो जो 7 रंग का पट्टी प्राप्त हुआ है इसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये दिमाग में रखेंगे लोग। इसके बाद ध्यान देंगे लोग, इसमें मानव नेत्र से जो क्वेश्चन रहेगा, निकट मतलब किसी व्यक्ति को नजदीक देखने के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये पूछा जाएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स में निश्चित रूप से क्वेश्चन रहेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो दिमाग में रखना है 25 cm। स्पष्ट देखने के लिए निकट का जो दूरी होता है कितना है, 25 cm। और अधिकतम का बात करेगा, अधिकतम दूरी अगर पूछ दिया है तो क्या बताएंगे, अनंत। अधिकतम दूरी क्या होता है, अनंत होता है। ये भी दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित रूप से रहेगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो 25 cm, और अधिकतम दूरी क्या होती है, तो अनंत होती है। उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, 5 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, सभी का उपचार लिखे। देखिए 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, सभी का उपचार लिखें। सभी का उपचार लिखें। ये 5 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है इस साल 2023 के लिए। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो जब हमारे आंख से दूर या नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तब हम यह सोचते हैं कि हमारा आंख जो है क्या है, दृष्टि दोष से गुजर रहा है, मतलब हमारा आंख क्या है, खराब है, दृष्टि दोष है। अब इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके मुख्य 3 प्रकार हैं, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष, एक जरा दृष्टि दोष। अब सभी का उपचार लिखें। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस के, अवतल लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाता है। दिमाग में रखना, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी लेंस। और देखिएगा लोग, ये क्वेश्चन तो लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, सभी का उपचार लिखे, ये पूछा जा सकता है। या ओम का नियम लिखे तथा सिद्ध करे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए पूछा जा सकता है। या विद्युत जनित जो डायनेमो है उसका सचित्र वर्णन। ये 4 ही क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स के लिए फिजिक्स से पूछा जाएगा। तो इसका क्लियर हम लोग आंसर कंप्लीट कर पाए। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो जब हमारे आंख से दूर या नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है उसे ही हम दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। अब इस सब का निवारण दिमाग में रखना, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के चश्मे का व्यवहार किया जाता है, तो अवतल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये हम लोग अगर दिमाग में रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और सब्जेक्टिव में भी सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद देखेंगे लोग सभी चैप्टर बाय चैप्टर थोड़ा बहुत हम लोग देखते चल रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखेंगे विद्युत धारा, जो चौथा चैप्टर है वो उसका नाम है विद्युत धारा। उससे भी क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में, तो उससे क्या क्वेश्चन रहेगा, विद्युत धारा। तो सबसे पहला दिमाग में रखना है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा से भी क्वेश्चन रहेगा। और इससे मात्रक राशि और मात्रक इस चैप्टर से बहुत रहता है, उससे भी एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसमें भी क्वेश्चन रहेगा। देखिए विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखे, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है।
तो आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इस चैप्टर में देखेंगे लोग क्या क्या पूछा जा सकता है। एमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर लिखें। एमीटर तथा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में अंतर पूछा जा सकता है। एमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करें, इसको दिमाग में रख लीजिएगा लोग। और उसके बाद देखेंगे लोग इस चैप्टर से कुछ राशि और उसके मात्रक से ऑब्जेक्टिव में निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे, जैसे विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसमें देखेंगे विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। उसके बाद देखेंगे लोग ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। ये भी दिमाग में रखेंगे लोग। अब इसमें और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में समांतर क्रम, जैसे प्रतिरोधकों का समूहन आप लोग पढ़े होंगे लोग कि दो या अधिक प्रतिरोधकों को एक साथ जोड़ देना ही क्या कहलाता है? प्रतिरोधकों का समूहन कहलाता है। तो प्रतिरोधक का समूहन कितने प्रकार का होता है? दो, एक समांतर क्रम, एक श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? आर इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध निकालना रहता है। अगर श्रेणी क्रम में रहता है, जैसे जैसे यहाँ का ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर R1, R2, R3, इसका भी मान दिया रहेगा 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो सभी को क्या करते हैं? समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सबको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यही समांतर क्रम में रहेगा। समांतर क्रम में रहेगा तो उसके लिए क्या करते हैं? 1/RS या 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको भी दिमाग में रखेंगे लोग। अब इसके बाद देखेंगे लोग इस चैप्टर से एक ओम का नियम लिखे तथा सिद्ध करे, उसे भी दिमाग में रखें। ओम के नियम में किसका मान अचर होता है? तो ताप का मान क्या होता है? अचर होता है। इसे भी दिमाग में रखेंगे लोग। उसके बाद देखिएगा लोग तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है, उससे भी क्वेश्चन। डायनेमो का सचित्र वर्णन करें, दिमाग में रखना है। और ऊर्जा से भी क्वेश्चन। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। आवेश संरक्षण का सिद्धांत बताइए। तो आवेश न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग भौतिकी का सभी क्वेश्चंस देखें कि कौन कौन सा एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसके लिए रसायन शास्त्र का लेकर के आऊंगा। भौतिकी के बाद अब हम लोग देखेंगे रसायन शास्त्र के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्या है। तो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया दिमाग में रखना है। समीकरण को संतुलित करना, समीकरण को संतुलित करने का दिमाग में रखिएगा। समीकरण को संतुलित करने के लिए पूछा जा सकता है। और देखिए इसके बाद वाला जो चैप्टर है अम्ल भस्म एवं लवण, अम्ल भस्म एवं लवण, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछा जाएगा अम्ल भस्म एवं लवण से। तो अम्ल भस्म एवं लवण से काफी क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। इसमें रहेगा जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग दिमाग में रखेंगे लोग। इससे सूत्र भी पूछा जाता है। और इसमें उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान से भी क्वेश्चन रहेगा। पीएच मान, तो किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित H प्लस आयन के सांद्रता के लघु गुणक का ऋणात्मक मान होता है। पीएच मान दिमाग में रखना होता है। 0 से कहां तक होता है? 14 तक होता है। 7 में जो होता है उदासीन होता है। 7 में क्या होता है? उदासीन। और इधर जो होता है अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। और इधर जो होता है क्षारीय। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7। या शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा? तो 7। और इसमें कुछ पदार्थ और उसमें उपस्थित अम्ल भी हम लोग को दिमाग में, जैसे सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसे भी दिमाग में रखेंगे लोग। इसके बाद देखेंगे लोग तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु। तो इसमें देखिएगा लोग धातु और अधातु में पहला क्वेश्चन ये दिमाग में रखें, धातु और अधातु में अंतर लिखें। धातु और अधातु में अंतर लिखें। तो इसमें भौतिक अंतर भी पूछा जा सकता है, चाहे रासायनिक अंतर भी पूछा जा सकता है। इसमें धातु एवं अधातु में अंतर लिखे, ये भी पूछा जा सकता है। निस्तापन एवं भर्जन में अंतर लिखे। निस्तापन
एवं भाजन में अंतर लिखे, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद देखेंगे तो कार्बन तथा इसके यौगिक, इसका अगला चैप्टर देखेंगे लोग, कार्बन तथा इसके यौगिक। केवल मैं इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही टॉप कर रहा हूं जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, कार्बन तथा इसके यौगिक। तो देखिएगा लोग, इससे क्वेश्चन रहेगा कार्बन तथा इसके यौगिक में कि कार्बन का अप्रूप का नाम बताइए, तो कार्बन का अप्रूप का नाम क्या होता है, हीरा और ग्रेफाइट। इससे क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में रहेगा कि कार्बन तथा इसके यौगिक जब चैप्टर पढ़ेंगे लोग, तो इसमें हाइड्रोकार्बन आया होगा, तो हाइड्रोकार्बन से पूछा जा सकता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन। फिर उसके बाद अल्केन अल्किन अल्काइन, इसमें तीन चीजें, अल्केन अल्किन अल्काइन। तो अल्केन अल्किन अल्काइन का फॉर्मूला पूछा जाता है, तो CnH2n+2 ये किसका था, अल्केन का। CnH2n ये अल्किन का, CnH2n-2 किसका था, अल्काइन का। तो इससे भी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, अल्केन अल्किन अल्काइन का सामान्य सूत्र। अल्केन का CnH2n+2, अल्किन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2, इसे भी दिमाग। और इस चैप्टर से कुछ यौगिक और उसका मतलब संरचना सूत्र बनाने के लिए, जैसे यहाँ पर दे देगा पेंटेन, जैसे दे देगा पेंटेन, तो पेंटेन का सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। जैसे और भी दे सकता है ऑक्टेनॉल, मतलब ऑक्टाइल अल्कोहल का सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखे। तो वो सब भी मतलब कार्बन तथा इसके यौगिक में जो पढ़े होंगे वो सब को भी रिवीजन करके रखेंगे लोग। इससे 5 नंबर के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 5 यौगिक दे देगा, उसका सूत्र और संरचना सूत्र लिखने के लिए भी इससे क्वेश्चन। तत्वों के आवर्तीय वर्गीकरण से भी बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा कि तो आधुनिक आवर्त सारणी दिमाग में रखना कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, कितने आवर्त हैं, वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं, ये सभी चीज क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, एग्जाम को बढ़िया से दीजिए लो और